जैसे ही मान्यता ने रिद्धि की बात सुनी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सच में तुमने जाने का फैसला कर लिया है? लेकिन तुम जाओगी कहाँ? तुमने कहा कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम्हें उन लोगों ने पकड़ लिया, फिर क्या होगा? रिद्धि ने कहा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना तो होगा। आपने मेरी इतनी मदद कर दी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। अब मैं और आपका आभार अपने सर नहीं ले सकती। मान्यता बहुत कम ऐसे लोगों से मिलती थी जो दिल के सच्चे हों। आज उसे एक और लड़की मिली थी जो सच में एक प्योर हार्ट थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मान्यता ने मन ही मन कहा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ इस दुनिया में बुरा क्यों होता है? अचानक से मान्यता को पता नहीं क्या हुआ कि उसने उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम ऐसे ही यहीं मेरे साथ रहोगी जब तक तुम्हें कोई अच्छा ठिकाना रहने के लिए नहीं मिल जाता। और मैं अपने पापा और भाई से बात करूंगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रिद्धि ने एकदम से उससे दूर होते हुए कहा, नहीं प्लीज, आप किसी से डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि वो आदमी बहुत खराब है। अगर उन्हें पता लग गया तो फिर वो सबको बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हो। आपके रिएक्शन पर मान्यता को हैरानी हुई। अब उसे पता लगा कि वो कोई आम आदमी नहीं था जो उसके पीछे पड़ा हुआ होगा। मान्यता पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रख रही थी, ताकि अगर वो कंफर्टेबल हो तभी वो उससे सब पूछे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन तुम इससे बाहर कैसे निकलोगी? क्या तुम मुझे उस आदमी के बारे में बता सकती हो? कौन है वह जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? रिद्धि ने अपने होठ काटते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। मान्यता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ये सब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन तक यहीं रहो हमारे पास। यहाँ तुम सेफ रहोगी और वो आदमी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। रिद्धि ने भी इस बारे में सोचा। उसके पास वैसे भी बाहर जाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई ठिकाना। क्या पता अगर वो कुछ दिन तक यहीं रहे तो वो आदमी उसे ढूंढना बंद कर दे। रिद्धि ने मान्यता की तरफ देखा और धीरे से कहा, आपको परेशानी तो नहीं होगी? मान्यता ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। तुम बस सबको ये बताना कि तुम मेरी दोस्त हो। रिद्धि ने अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद मान्यता उसे अपने कमरे में लेकर गई। उसने उसे अपनी एक ड्रेस पहनने के लिए दी और उसके फ्रेश होने के बाद उसे नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गई। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और दिवंगत वहीं बैठे हुए थे। जैसे उन दोनों ने मान्यता रिद्धि को देखा, दिवंगत ने अपनी नजरें झुका ली और खाना खाने लगा। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बोले, ये तो है तुम्हारी फ्रेंड जो रात में आई थी? मान्यता ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, जी पापा, यही है। उन दोनों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने ये सवाल पूछा, क्योंकि साफ बात थी कि दिवंगत ने उन्हें सब बता दिया होगा। मिस्टर वीरेंद्र चौहान ने फिर रिद्धि की तरफ देखा और कहा, बेटा यहाँ आओ, यहाँ बैठो। दिवंगत उनके सामने ही बैठा हुआ था। मान्यता, रिद्धि मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के आसपास बैठ गई। दिवंगत ने एक नज़र उठाकर रिद्धि को देखा और फिर सूप पीते हुए पूछा, वैसे आपको क्या काम है यहाँ पर? जैसे ही दिवंगत ने अपना सवाल पूछा, मान्यता और रिद्धि दोनों उसकी तरफ देखने लगे। रिद्धि डर के कारण कांपने लगी। मान्यता ने 1 मिनट में उसके चेहरे को देखा और फिर अपने भाई को घूर कर देखते हुए कहा, भाई, एक फिल्म की ऑडिशन देने आई थी। दिवंगत ने रिद्धि की तरफ देखा, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा, समझ गया। मान्यता जानती थी कि एक यही बात थी जिसकी वजह से उसका भाई चुप हो सकता था और उसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा।
एंटरटेनमेंट फील्ड उसे पहले से ही पसंद नहीं थी। इस बात का फायदा मान्यता ने उठाया। रिद्धि ने डरी हुई नजरों से मान्यता को देखा तो मान्यता ने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। मान्यता जानती थी कि वो एकदम से घबरा गई होगी। दिवंगत ने फिर से उन्हें एक तक देखते हुए कहा, वैसे मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। तुम दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तुम दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ क्यों देख रही हो? मान्यता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ये भाई उसका भाई है या फिर सीसीटीवी कैमरा जो हर एक बात नोटिस कर रहा है। उसने चिढ़कर सूप का बाउल उठाया और दिवंगत की तरफ देखकर कहा, भाई प्लीज अपने काम से काम रखिए। हम चाहे दोनों खिचड़ी पकाए या फिर दाल, आपके इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान उनके बीच में बैठे हुए उनकी लड़ाई पर हंस रहे थे। उन्होंने उन दोनों को शांत करते हुए कहा, आप तुम दोनों शांत भी हो जाओ या यूं ही लड़ते रहोगे। सच में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे दो बच्चे के बीच बैठा हुआ हूँ और बेटा तुम आराम से खाना खाओ, ये दोनों इसी तरह से लड़ते हैं। रिद्धि मुस्कुरा दी। उसने पहले दिवंगत के देखा और फिर साइड में बैठी हुई मान्यता को। दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था सालों के दुश्मन हों, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट था। उसके पास तो अपनी खुद की फैमिली भी नहीं थी। यहाँ दरिंदों के अलावा दुनिया में उसने किसी को नहीं देखा था, इसीलिए एक फैमिली के बीच आकर उसे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो भी इतनी अच्छी फैमिली। दिवंगत और मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के ऑफिस जाने के बाद मान्यता ने अपना पूरा घर रिद्धि को दिखाया। रिद्धि को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो वहीं पर धूप में बैठी हुई थी क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई थी, इसलिए उसे सर्दियों में धूप देखना बहुत पसंद था। वही मान्यता भी अभी बैठी हुई थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी। दरअसल वो इस वक्त असर के मैसेज का जवाब दे रही थी। असर ने उसे आज मैसेज किया था कि क्या वो उसकी नई फिल्म के लिए हीरोइन बनने के लिए तैयार है। काफी देर तक उस मैसेज को पढ़ने के बाद आखिर मान्यता ने एक गहरी सांस लेकर उसका रिप्लाई करने का सोचा। उसने लिखा, सॉरी मिस्टर असर, बट मैं आपको साथ ये फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक्टिंग लाइन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं चाहूँगी कि आपको एक अच्छी हीरोइन मिले अपनी फिल्म के लिए। ये कहकर उसने मैसेज सेंड कर दिया। थोड़ी ही देर बाद असर का रिप्लाई आया, ओके मैं समझ गया। ये देखकर कि वो आसानी से मान गया है, मान्यता ने भी राहत की सांस ली। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मान्यता ने बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन उठा लिया। हेलो मान्यता, एक कर्कश आवाज़ फ़ोन के दूसरी तरफ से आई। मान्यता को ऐसा लगा जैसे उसने आवाज़ सुनी हुई थी। कुछ देर तक वो इस आवाज़ के बारे में सोचती रही कि तभी दोबारा से सामने वाले इंसान ने कहा, मैं क्विस बोल रहा। मान्यता ने चिढ़कर फ़ोन पर कहा, ओह अच्छा तुम, लेकिन तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? सामने से कविश ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। सिया कैसी है? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मान्यता ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। अब आपको उसकी चिंता क्यों हो रही है? पहले चिंता करनी चाहिए थी ना, जब उसे चीट किया, उसे धोखा दिया, उसका दिल दुखाया। अब फिक्र और चिंता करके क्या फ़ायदा? ये दिखावा करना बंद कीजिए ना। कविश बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे एक बार बता दो कि वो कैसी है, फिर उसके बाद जो तुम कहना चाहती हो वो कहो। मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर प्लीज़ मुझे एक बार बता दो, क्या वो ठीक है? मान्यता ने कहा, नहीं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और प्लीज़ अब मुझे फ़ोन मत करना। मेरे पास आप जैसे लोगों के साथ बात करने का वक्त नहीं है। ये कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसके सामने रिद्धि को देखा। वहां पर पौधे रखे हुए थे और रिद्धि उन पौधों पर से तितली उड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी अपनी उंगली पर यह देखकर मान्यता के अब चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मान्यता खड़ी हुई और रिद्धि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रिद्धि
लेकिन रिद्धि एकदम से उसके हाथ रखने से घबरा गई और एकदम से पीछे हुई। लेकिन जैसे ही वो पीछे गिरने हुई, मान्यता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आराम से। उसे नहीं पता था कि वो ज्यादा डरपोक है कि उसके हाथ लगाने से ही डर जाएगी। अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था कि पता नहीं रिद्धि के साथ क्या क्या हुआ होगा। मान्यता ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक किया और कहा, रिद्धि, मुझे अपने एक दोस्त को देखने जाना है, वो बीमार है, तो मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो या फिर यहीं पर रहना चाहती हो? रिद्धि ने आसपास देखा और कहा, आप कितनी देर में आ जाएंगी? मान्यता बोली, मैं तो 3-4 घंटे के बाद आ जाऊंगी। रिद्धि बोली, फिर मैं यहीं रहूंगी, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मान्यता बोली, ठीक है, तुम यहीं रहना हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे नौकर हैं, उन्हें बुला लेना। रिद्धि ने अपनी गर्दन हिला दी और मान्यता वहां से चली गई। उसने सिया से मिलने जाना था। उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि सिया की पता नहीं वो अब कैसी होगी। उसे पता था कि उसके घर पर इस वक्त कोई नहीं है। उसके मोम डैड दोनों विदेश में किसी काम से गए हुए हैं। वो अपने मोम डैड की इकलौती बेटी थी, जिसे हर वो चीज दी गई थी जो उसने बचपन में डिमांड की थी। इसलिए उसने कभी अपनी जिंदगी में दुख नहीं देखा। आज अगर वो दुखी हुई थी तो फिर एक लड़के की वजह से। मान्यता इस वक्त अपने घर की गाड़ी में वहां जा रही थी। बाहर देखते हुए उसने धीरे से कहा, पता नहीं भगवान ने आदमी किस मिट्टी के बनाए हैं। ना इनके अंदर इमोशन होते हैं और ना ही इन्हें किसी की कदर करना आता है। वो सिया के घर पहुंच गई। जैसे ही वहां लिविंग रूम में पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने कविश था। उसने कविश को खड़े हुए देखा और उसके सामने सिया खड़ी हुई थी, जो उसे कह रही थी, प्लीज कविश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। क्यों तुम मुझे दुखी देखना चाहते हो? मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। प्लीज कविश, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कविश बोला, मुझे माफ कर दो सिया, प्लीज मुझे जाने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे बस अपने साथ रहने दो। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं रात भर नहीं सो पाया। प्लीज सिया, थोड़ी देर के लिए, बस आधा घंटा, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। सिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मान्यता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूर दीवार के सहारे खड़े एक इंसान पर गई, जिसने उसके हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और वो उसके लंबे कस भर रहा था। उसकी नजरें उसके ही ऊपर थी। जैसे ही मान्यता ने उसे देखा, अचानक से उसकी सांसें रुक गई। मान्यता को हैरानी हुई। वहां सिद्धांत को देखकर उसने धीरे से कहा, सिद्धांत यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी सिद्धांत उसके पास आ गया। उसने कहा, हमें इन दोनों को बात करने देना चाहिए, चलो बाहर मेरे साथ। वो ऑर्डर दे रहा था। मान्यता की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, नहीं, बात करने के लिए अब बच्चा ही क्या है। इन दोनों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करेंगे तो उनकी लड़ाई ही होगी। मुझे पता है सिया का, वो कभी भी इस आदमी को माफ नहीं करेगी। सिद्धांत ने जब उसकी बात सुनी तो उसने धीरे से कहा, इंसान को एक मौका देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे वो अपनी बात कर रहा था। मान्यता ने जब एकदम से उसकी आंखों में देखा तो अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और एकदम से उसने अपनी नजरें उसे घुमा ली, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सिया की तरफ बढ़ने लगी तो सिद्धांत ने उसकी बाजू पकड़ ली। वो बोला, तुम दो प्यार करने वालों के बीच दरार के डालने की कोशिश कर रही हो। मान्यता ने उसकी तरफ देखा और कहा, मिस्टर रायजादा, वो मेरी दोस्त है और उसे अच्छा और बुरा समझाना मेरा फर्ज है। मैं किसी के बीच कोई दरार नहीं डाल रही। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपके साथ कोई चीट करेगा तो आपको धोखा देगा तो देंगे? कभी आप उसे मौका नहीं देंगे, क्योंकि एक चीटर इस
ऑलवेज ए चीटर। सिद्धांत ने हल्के से कोने मुड़ गए और उसने मान्यता के चेहरे की तरफ देखकर बड़े सीरियस तरीके से कहा, चीट सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं किया जाता, असल जिंदगी में भी किया जाता है। जैसे कि अगर कोई अपनी मौत की झूठी अफवाह फैला दे और कहीं गायब हो जाए, ये भी चीट करना ही होता है। और बात रही दूसरा मौका देने की, तो मैं जरूर एक मौका उस इंसान को देना चाहूँगा। मान्यता उसकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, और सिद्धांत उसे बालकनी की तरफ ले गया। आखिर क्या होगा आगे? क्या चल रहा सिद्धांत के दिमाग में? क्या सिया के घर आने का आइडिया उसका ही था? और क्या सिया कभी माफ कर पाएगी क्रिस को? जानने के लिए आगे की कहानी से जुड़े रहिए।